क्या आज लगाओ और कल पाओ या बैठ के खाओ, वो SWP से संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आप तो एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है, यानी कि एक इंजन रेडी हो जाता है। मैं कितने साल इन्वेस्ट करूं तो SWP से एक ठीक ठाक इनकम जनरेट कर सकती हूँ? जितना लंबा आप अपनी SIP को कंटिन्यू करेंगे उतना बड़ा कॉर्पस आप वहाँ से बना सकते हैं। लोगों को ये न लगे कि SWP सिर्फ पेंशन प्लान ही है। एक लड़का जो 25 साल का भी है और उसने शुरुआत ही की है करियर की अपने, और वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करे तो एट द एज ऑफ 45 ये उसकी सेकंड इनकम बन जाएगी। जो जर्नी कंटिन्यू कर पाएगा वही एक बड़ा कॉर्पस बना पाएगा। लाइफ को प्लान करना चाहते हैं, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। किसी की कितनी सैलरी आज है, उस लिहाज से वो डिसाइड करे कि रिटायरमेंट में उसको कितना पर मंथ चाहिए होगा। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। मुझे क्या फंड्स का चुनाव करना चाहिए या FD जो मुझे रिटर्न देगी हर साल, किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है उसमें, कंपाउंडिंग तो उधर भी होती रहेगी, तो क्यों ना सबसे इजी तरीका है FD के थ्रू ही आगे बढ़ा जाए। स्टेबिलिटी तो है, सेफ्टी तो है, गारंटी तो है, बट गारंटी ये भी है कि आप पैसा ग्रो नहीं करेगा। अगर आपको अपना इन्फ्लेशन बीट करना है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं आपको म्यूचुअल फंड SWP में जाना पड़ेगा। फंड्स वो कौन से रहेंगे जिनमें मुझे निवेश करना चाहिए, और आपके फेवरेट्स क्या है, मैं वो भी जानना चाहती हूँ। ये 5 फंड आप ले लीजिए, कंप्लीट पोर्टफोलियो है, साल में एक बार रिव्यू करें। क्या मुझे इसके लिए हमेशा किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर नजर रखता रहे? आज के 20 साल बाद की जो प्लानिंग कर रहा है वो इन्फ्लेशन रेट को कैसे मापे? ये जो दो चीजें हैं इसके लिए आपको अलग प्लानिंग करनी है, बट अदरवाइज 5 से 6% का इन्फ्लेशन लेके आप अपने गोल्स की प्लानिंग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। पैसा बोलता है विद SKT देखना आप शुरू कर चुके हैं। SKT यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हम में से ज्यादातर लोग निवेश के लिए SIP को तो जरिया बनाते हैं, लेकिन SIP करने वाले ज्यादातर लोगों को SWP के बारे में नहीं पता होता है। वो तरीका जिसमें कुछ साल आप निवेश करते हैं और फिर उसके बाद आपकी एक रेगुलर इनकम बन जाती है, या मैं कहूं कि आपकी पेंशन बन जाती है। आज इसी SWP को जानने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में रहने वाले हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, निवेश गुरु अगर मैं कहूं, विश्वजीत पाराशर सर। डिटेल में आपने उनसे सीखा है कि कैसे SWP के जरिए आप 50,000 पर मंथ तक आराम से कमा सकते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, और अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आप ऐसे समझिए कि आपकी पेंशन होगी। कुछ सवाल आपके मन में प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, लेकिन चैनल आप अभी सब्सक्राइब कीजिए। पॉडकास्ट आप देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरी और मेरी टीम के साथ ज्यादती है। फटाफट से पैसा बोलता है विद SKT को आप सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलवाती हूँ आपको विश्वजीत पाराशर सर से। तो आज हमारे साथ हैं विश्वजीत पाराशर सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा। जी बिजनेस के समय में मैंने सर के साथ कुछ एक शोज किए हैं और अब आज फिर आमने सामने बैठने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया, और इतने लंबे समय के बाद आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर इसके पहले मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं किया है। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जो SWP के ऊपर है। आप SWP को लेके क्या सोचते हैं वो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, बाकी हम सर से डिस्कस करेंगे। पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या आज लगाओ और कल पाओ या बैठ के खाओ, वो SWP से संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आप डिसिप्लिन वे में लॉन्ग टर्म तक SIP कंटिन्यू करते हैं और एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बीच में ब्रेक नहीं करते हैं, तो एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है, यानी कि एक इंजन रेडी हो जाता है। और SWP उसका फ्यूल है जो आपको मंथली इनकम, रेगुलर इनकम की तरह आप ले सकते हैं। तो चाहे तो आप जल्दी रिटायर हो रहे हैं उसमें भी आप ले सकते हैं, या आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं, तो एक बड़ा कॉर्पस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और अपने आने वाले 25-30 साल के लिए आप यहाँ से पेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट इज़ फॉर एवरीबडी जो पैसा जोड़ना चाहता है, कॉर्पस ग्रो करना चाहता है
और इस पाथ में लगातार बना रहता है, ब्रेक नहीं करता। ये नहीं कि आज ईरान इराक यूएस वॉर हो गई तो मैंने एसआईपी रोक दी। ये नहीं कि मार्केट आज 90,000 80,000 चली जाएगी तो मैं बहुत लालच आ गया, डर गया तो मैंने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं अपनी जर्नी में टिल योर डेस्टिनेशन, जब तक एक बड़ा कॉर्पस जो आपने सोचा था कि मेरे रिटायरमेंट के लिए कंप्लीट है, तब तक आप कंटिन्यू रहें तो एक कॉर्पस बन जाता है। और वहाँ से आप बहुत छोटी सी अमाउंट हर महीने विड्रॉ करते रहें, वो कॉर्पस भी ग्रो करता रहेगा और आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। शानदार। आगे मैं कुछ नंबर्स के ऊपर आपसे चर्चा करूंगी कि अगर मुझे 50,000 हर महीने चाहिए, 1 लाख चाहिए, वो आगे मैं चर्चा करूंगी। पर मैं एक अगर मोटा मोटी आपसे समझना चाहूँ कि मैं कितने साल इन्वेस्ट करूँ तो SWP से एक ठीक ठाक इनकम जनरेट कर सकती हूँ, तो वो क्या होगा, कितने साल की इन्वेस्टमेंट? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी की एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं, कितना पैसा आप डालने को तैयार हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं तो मेरे हिसाब से 15 से 20 साल के बीच में आप एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप अपनी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो कि एसआईपी का बिल्कुल उल्टा है। एसआईपी में आप पैसा जोड़ते हैं, एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आप पैसा निकालते हैं, यानी कि रेगुलर इनकम के लिए आप यूज़ करते हैं उस पैसे को। तो आप 15 से 20 साल का पीरियड अगर लेके चलें तो एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। ये 15 से 20 साल में इसलिए बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। तो जितना लंबा समय होगा उतना बड़ा कॉर्पस बनेगा। तो मैं से एग्जांपल देता हूँ, जैसे 50,000 रुपये की कोई एसआईपी करता है तो 9.5 साल में 1 करोड़ रुपये बन जाता है। लेकिन वहीं अगर 4.5 साल और एसआईपी कंटिन्यू करता है तो 2 करोड़ बन जाते हैं। उसके बाद 3 साल कंटिन्यू करता है तो 3 करोड़ बन जाते हैं। तो जितना लंबा आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे, डिसिप्लिन वे में रखेंगे, उतना बड़ा कॉर्पस आप वहाँ से बना सकते हैं। और एसडब्ल्यूपी तो एक माध्यम है जहाँ से आप वो पैसा अपने खर्चे के लिए विड्रॉ करते हैं। मतलब अगर किसी को बहुत लेट भी हो गया है, मेरा कोई व्यूवर जो आपको सुन रहा है और उसने 40 साल की उम्र तक अभी एसआईपी शुरू ही नहीं की है, लेकिन यहाँ 40 से 60 साल तक अगर वो एसआईपी करता है, तो जैसा आपने बताया कि 15 से 20 साल भी अगर हम रेगुलर सिप करते रहते हैं तो 60 साल के बाद उसको रिटायरमेंट के समय पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी एसडब्ल्यूपी से। बिल्कुल। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ नंबर्स के हिसाब से। हाँ। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये की एसआईपी करता है, आपने बोला 20 साल, 40 साल है, तो 40 जब वो 60 साल का होगा तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए उसके पास होंगे। अब ये 2 करोड़ 10 लाख क्या करेंगे, वो हर महीने 1 लाख रुपया विड्रॉ कर सकता है अगले 20 साल तक। अगले 20 साल तक 1 लाख रुपया उसका रेगुलर इनकम आता रहेगा। और ऐसा नहीं कि 20 साल बाद खत्म हो जाएगा, उसके पास फिर भी 6.3 करोड़ का कॉर्पस बचा हुआ होगा। यानी कि अगले 20 साल की प्लानिंग और आराम से हो सकती है। तो जो हमारे शास्त्रों में कहा है कि आप 100 साल का जीवन जिएंगे, हाँ। तो आप 40 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। करना क्या है, बस 20,000 की सिप, 20 साल, 2 करोड़ रुपया आपने वहाँ से बनाया। 2 करोड़ से आप हर साल, हर महीने 1 लाख रुपये विड्रॉ कर रहे हैं अपने खर्च के लिए। अगले 20 साल तक करते जा रहे हैं और ये 2 करोड़ वाला जो कॉर्पस है ये भी ग्रो कर रहा है। और ये बन गया, जब 20 साल बाद आपने 1 लाख रुपए तो हर महीने विड्रॉ करते ही रहे, 20 साल बाद आपको 6 करोड़ 30 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो आप लेगेसी में अपने बच्चों को गिफ्ट भी देके जा सकते हैं। और अगर आप लंबा जिए तो ये 6 करोड़ 30 लाख को यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्योर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया टूल है। इसे कहते हैं SIP प्लस SWP। तो आपने 20 साल SIP करी, अगले 20 साल सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान किया और अपना रिटायरमेंट लाइफ, जो जिसे हम कहते हैं स्ट्रगलिंग होता है, हाँ। उसको बिल्कुल गोल्डन पीरियड जो कहते हैं वो बना सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ जो समझ में आई कि मेरे पास एक खाली बाल्टी है, मैं उसको भरती चली जाऊँ 20 साल तक और 20 साल के बाद फिर वो भरी बाल्टी से मैं पानी निकालना शुरू करूँ, तो फिर मन में ये सवाल आता है कि एक बार तो फिर ऐसा आना चाहिए ना कि जब बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी उसमें एक बूंद पानी नहीं बचेगा। आपने तो बताया कि अभी भी 6 करोड़ बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैजिक है। देखिए, अगर आपका विड्रॉल रेट, देखिए आपने एक बाल्टी भर ली, अगर आप वहाँ से आधा मग्गा निकालते हैं और 1 मग्गा पानी डाले जा रहे हैं तो आपकी बाल्टी कभी खाली होगी नहीं। हाँ। तो यही म्यूचुअल फंड्स में मैजिक है, क्योंकि जो कॉर्पस आपने जनरेट किया, मान लीजिए वो 10 या 12% से ग्रो कर रहा है और पैसा जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो 4 या 6% से विड्रॉ कर रहे हैं, तो 6% तो वो ग्रो हो रहा है कॉर्पस। तो कॉर्पस ग्रो भी हो रहा है, इसे कहते हैं ग्रोइंग SWP।
तो SWP भी ग्रो, वो कॉर्पस भी ग्रो कर रहा है, और जो आपके रेगुलर खर्चे हैं, अगर वो ग्रोथ से कम आप पैसा निकाल रहे हो तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए पैसा ग्रो कर रहा है 9% से और आप निकाल रहे हैं 12% के हिसाब से, तो फिर आपकी बास्केट, जो बाल्टी आप जो कह रहे हैं, वो खाली हो सकती है। तो ये 60 साल तक जब मैं निवेश करूंगी सिप के थ्रू, और 60 साल के बाद जब SWP में शुरू करूंगी, तो वहां पे फिर सिप बंद हो जाएगी, उसके बाद निवेश नहीं करना है। बिल्कुल। देखिए, जब आपकी रेगुलर इनकम आनी बंद हो गई तो ऑब्वियसली आप कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने कॉर्पस तो ऑलरेडी बना लिया है, अब वो 2 करोड़ जो है वो बाजार में इन्वेस्टेड है, उसके ऊपर 10 या 12% का मान लीजिए कंपाउंडिंग रिटर्न आ रहा है आपको, तो वो पैसा तो ग्रो कर रहा है। आप 12% से ग्रो कर रहे हो, निकाल 4 या 6% से रहे हो। भाई 2 करोड़ पे अगर आप 6% से भी निकालो तो 1 करोड़ का 6% 6 लाख हो गया। तो 2 करोड़ के हिसाब से आप 1 लाख रुपए हर महीने निकाल सकते हो। 12 लाख रुपए निकाले आपने, बट 12 लाख और ग्रो हो रहे हैं, वो हर महीने हर साल 12% का कंपाउंडिंग आपको एडवांटेज मिल रहा है। तो आपकी बास्केट कैसे खाली होगी? क्योंकि आप निकाल कम रहे हैं और आपको एडिशनल मार्केट का रिटर्न एड ऑन होता जा रहा है। अब एक चीज़ मेरे व्यूवर्स की क्लैरिटी के लिए मैं और समझना चाहूँगी कि लोगों को ये ना लगे कि SWP सिर्फ पेंशन प्लान ही है। एक लड़का जो 25 साल का अभी है और उसने शुरुआत ही की है, करियर किया अपने, और वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करे, तो एट द एज ऑफ 45 ये उसकी सेकेंड इनकम बन जाएगी। बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 45 के बाद शायद काम करना बंद कर दोगे, हो सकता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से काम करना चाहोगे, अपनी चॉइस का काम करना चाहोगे, अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से काम करना चाहोगे। तो लेकिन जो आपका महीने का खर्च है, अगर वो आपने रिप्लेस कर दिया तो आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप 50,000 का आपका खर्च है और 50,000 रुपये आपको मिल रहे हैं SWP से, तो आपको उसके लिए किसी और के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। 50,000 तो आपका खर्च चल रहा है। हाँ। अब आपके पास फ्रीडम है, आप मॉर्निंग में उठ के डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे आज गोल्फ खेलने जाना है, या मुझे आज अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है, या आज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या आज मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना है। मैं किसी ऑफिस में जाके कुछ फ्रीलांसिंग करता हूँ, जो मेरी स्किल सेट्स हैं मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ, जो मेरा पैशन है उसको यूटिलाइज़ करता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। तो ये जो फ्रीडम है, ये आपको एक कॉर्पस से मिलता है जब आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते हैं और एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाते हैं। तो 15 से 20 साल अगर आप SIP कंटिन्यू रखते हैं और एक कॉर्पस जनरेट कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत ईजिली संभव है। अब मुझे ये बताएं कि वो जो आजकल एक टर्म बड़ा चला हुआ है फायर, जी। और ख़ासकर रिटायरमेंट अर्ली वाला जो है, मैं व्यूवर से भी पूछ लूँ, क्या आप इसके पक्षधर हैं? मुझे कमेंट करके बताइए, आप क्या अर्ली रिटायरमेंट के पक्षधर हैं सर? देखिए, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कैसा लाइफ अपना जीना चाहते हैं। देयर इज़ ओनली वन लाइफ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, योलो, यू ओनली लिव वंस। हमारे पेरेंट्स कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, इसी में उनकी लाइफ चली जाती थी। आज की जनरेशन कहती है ज़िंदगी ना मिले दोबारा, तो यू हैव टू लिव completely. So I'm not the person who can comment कि आपको कैसी लाइफ जीनी चाहिए, रिटायर जल्दी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट अगर जितनी जल्दी आपके पास कमांड आ जाती है, कि आपके पास फ्रीडम आ जाता है कि मैं अब, मुझे मजबूरी नहीं है कि मुझे काम करना है, मेरे पास चॉइस है, मैं कैसा काम करना चाहूँ, मैं किस एम्प्लॉयर के साथ काम करना चाहता हूँ, या मैं अपने पर्सनल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप मोड में जाना चाहता हूँ, तो वो कॉल आपकी है। मैं ये नहीं कहता कि 45 के बाद आप हिल्स पे जाओगे। तो हो सकता है आज आपको लग रहा है कि मैं हिल्स पे जाके बहुत अच्छा आलू बोऊंगा, वेजिटेबल्स बोऊंगा और बहुत अच्छी लाइफ जीऊंगा। हो सकता है 1-2 महीने में बोर हो जाओ, आपको दोबारा से वापस आने का मन करे। वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, बट आपके पास फ्रीडम है। आपने इतना पैसा जोड़ रखा है कि आपका खर्च चल रहा है, एंड यू आर डिसाइडिंग योर लाइफ, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि सर अभी से मेरी प्लानिंग कर दो ताकि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले सकूं? एब्सोल्युटली। वो तो 15 साल का भी वेट नहीं करना चाहते हैं और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। बट हम लोग कहते हैं कि जो इन्वेस्टिंग है, ये पेशेंस का गेम है। इट इज़ नॉट अ स्पेकुलेटिव कि आज लगाया और मैं कल करोड़पति बन गया। तो वो दैट इज़ गैम्बलिंग, दैट इज़ ट्रेडिंग। वी डोंट इंकरेज दैट। वो मैं सजेस्ट नहीं करता। बट अगर आप सीरियस वे में जाना चाहते हैं, सीरियस वे में आप लाइफ को प्लान करना चाहते हैं, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं,
तो आपको पेशेंस थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। 10 से 15 साल आप अच्छा जितनी कमाई कर रहे हैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव कर सकते हैं। मेरा थंब रूल है कि आप कम से कम 30% अपनी इनकम का सेव करें, और उस 30% में भी उसका 50% आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करें। यानी कि 1 लाख रुपए अगर कोई कमाता है, 30,000 रुपये जोड़ता है, 30,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो 15,000 रुपये तो वो अपनी प्रेजेंट लाइफ जो आने वाले गोल्स हैं उनके लिए करे, लेकिन 15,000 रुपये सिर्फ अपनी रिटायरमेंट के लिए करे। क्योंकि रिटायरमेंट वो गोल है, आप यहाँ से जब आपकी इनकम नहीं आएगी तो यही कॉर्पस जो है आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल और आपको जीने में मदद करेगा। और ये बहुत लंबी लाइफ भी हो सकती है। आप 75, 80, बिकॉज थैंक्स टू मेडिकल फैसिलिटीज पीपल आर लिविंग लॉन्गर नाउ। एवरेज स्पेंड 74 ईयर्स है। मान लीजिए आप 85, 90 ईयर्स तक जीते हैं, तो आपको पैसा चाहिए और आप नहीं चाहेंगे कि बागबान वाली सिचुएशन हो, राइट? यू डोंट वांट। आप बच्चे भी 1-1, 2-2 ही हैं, वो भी मान लो अमेरिका सेटल हो गया, कोई बैंगलोर सेटल हो गया, तो क्या करेंगे? तो आपको अपना एक कॉर्पस जनरेट करके रखना है, सो दैट यू लिव विद प्राइड एंड यू लिव विद योर चॉइस। तो ये आपको एक कॉर्पस अगर आप जनरेट करके रखते हैं, डिसिप्लिन वे में थोड़ा सा इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आप अपनी लाइफ को खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपने कह बहुत आसानी से दिया कि बागबान वाली सिचुएशन कोई चाहेगा नहीं, पर हकीकत यही है सर कि भारत में आज भी लोग बच्चों पे खर्च इसलिए कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे खर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि बुढ़ापे में ये हमारी टेक केयर करेगा और इसको एक अच्छा फ्यूचर मिल जाए, इसलिए लोग स्कूल की फीस भी जितनी देनी चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं जी। तो ये सही तरीका है? देखिए, बिल्कुल बच्चों की फीस, जहाँ तक इमोशनल गोल्स, देखिए ये वर्ल्ड वाइड नंबर 1 फाइनेंशियल गोल है। हर पेरेंट चाहता है कि जैसे स्कूल में मैं पढ़ा था, मैं अपने बच्चों को उससे बेस्ट स्कूलों में पढ़ाऊँ। चाहे कोई भी पेरेंट हो, आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, आप अपना लेवल को ऊपर तक ले जाते हैं। स्कूल में स्विमिंग पूल है, बच्चा शायद 1 महीने में 1 बार ही स्कूल में जाता होगा, लेकिन स्विमिंग पूल होना चाहिए, टीचर्स बेस्ट होने चाहिए, रेशियो 1:10 का होना चाहिए, ये जो भी चल रहा है आजकल। तो यू वांट टू गिव द बेस्ट एजुकेशन, तो ये इमोशनल गोल है। तो आपको अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी चाहिए क्योंकि ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको कंजूसी करनी चाहिए, और पेरेंट्स करते भी नहीं हैं। बट सिर्फ यही गोल्स हैं ऐसा नहीं है, ये जितने भी गोल्स हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, ये भी गोल्स हैं, लेकिन आपका अपना रिटायरमेंट भी उन सबसे बड़ा गोल है। इट्स अ मदर ऑफ ऑल गोल्स, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत आपको इस गोल के लिए पड़ने वाली है, बजाय कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों की शादी के लिए। और बाकी सब गोल्स के लिए आपको लोन मिलता है। ठीक बात। आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो आपको तो अपनी रिटायरमेंट के लिए इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। तो अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप अपनी पेंशन के लिए तैयारी करें। अभी नया रूल आया है जिसमें बेसिक जो है 50% हो जाएगी। तो आइडिया यही है कि बेसिक का ईपीएफ जो है, ईपीएफ जो है वो 12-14% और सेव होगा, तो लोगों की ज़्यादा पेंशन बनेगी। क्योंकि आज हम यंग इंडिया हैं, बट आने वाले समय में हम भी एज होंगे, तो उस समय उस लाइफ को कौन खर्च निकालेगा? तो ये उसी की प्लानिंग है। मेरे हिसाब से हर इंडिविजुअल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले अपने आप को देखे कि मैं अपनी लाइफ के लिए, रिटायरमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ, और बेस्ट जो अपने बच्चों के लिए वो सब हम करते ही हैं। तो उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, बट मेरे ख्याल में ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट गोल है। इसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत टाइम है, चलता है, फिर कभी देख लेंगे, थोड़ा बहुत तो कर ही रहा हूँ। आपको पेपर पे लिखना है मेरा आज का खर्च ये है, क्योंकि आज का 50,000 रुपये 10 साल बाद 90,000 रुपये हो जाएगा। इन्फ्लेशन, महंगाई को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो ये जो इन्फ्लेशन है, इसके लिए आपको आज से ही जोड़ना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत पहले क्या होता था, जब जो लोग गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते थे, तो उनके पहले महीने से ही कुछ ना कुछ सेविंग शुरू हो जाती थी ईपीएफ में, और जब वो रिटायर होता तो 2-3 करोड़ रुपया मिलता था। ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत आसपास लोगों को कि रिटायर हो रहे हैं तो 2-3 करोड़ रुपया मिलता था। वो बस यही था कि उस पैसे का कंपाउंडिंग हो जाता था 8-9% से, और जब 60 साल के होते थे वो रिटायर होते थे। और वो इतना बड़ा कॉर्पस क्यों बनता था? उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि वो पैसा आप निकाल नहीं सकते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में या क्रिप्टो में या किसी और चीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही ऊपर नीचे होता है एंग्जाइटी होती है, या फियर या ग्रीड, इस चक्कर में हम पैसा कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी जर्नी को। तो जो जर्नी कंटिन्यू कर पाएगा वही एक बड़ा कॉर्पस बना पाएगा।
क्योंकि आपने इन्फ्लेशन रेट का जिक्र किया, अब मैं एक तो 50,000 रुपया आपसे पूछती हूँ, मतलब 50,000 के हिसाब से चलते हैं कि SWP अगर मुझे चाहिए रिटायरमेंट में तो क्या होगा। और ये मैं आपको बताऊं सर, मैंने 50,000 क्यों डिसाइड किया है। मैं जहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख की बात करती हूँ ना, मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ने लगती हैं कि तुम्हारा शो तो बस अमीर लोग ही देखें, गरीबों के लिए तो आप कुछ करते ही नहीं हो, हम बेचारे Tier 2 Tier 3 वाले कहाँ जाए। इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि अगर मुझे 50,000 विड्रॉल करना है हर महीने, तो वो मैं आपसे सीखूंगी कि कैसे करना है। अब पहले इन्फ्लेशन रेट से ही शुरुआत कर लेते हैं। आज के 20 साल बाद की जो प्लानिंग कर रहा है वो इन्फ्लेशन रेट को कैसे मापे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आपको आज 50,000 रुपये चाहिए, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 200 इज 1 करोड़, राइट। हाँ। तो आपका गोल कोई भी गोल हो, आपका खर्चा 75,000 रुपये, 200 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5 करोड़, 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई कर दो 2 करोड़, तो आपका गोल बन गया कि मेरा 50,000 बोला तो 1 करोड़ रुपया मुझे चाहिए, राइट। अब इसकी ये आपने रिवर्स कैलकुलेशन शुरू करनी है कि अगर मैं 25,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं 12% CAGR जो सेबी और एम्फी अलाउ करते हैं बोलने के लिए, 12% का CAGR लेके चलता हूँ तो 13 वर्ष में मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है। मैं अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया 12% CAGR के हिसाब से, तो 9 से 10 साल में मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है। अब आप कहोगे ये भी ज़्यादा है 10,000 रुपये की SIP तो कर सकता हूँ मैं, तो 23 साल में मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। बट ये ज़्यादा लंबा समय हो गया 23 साल, तो और एक बड़ा इजी फार्मूला है, एक स्टेप, एक अप्रोच कहते हैं हम, जिसे कहते हैं हम स्टेप अप। आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो, साल में एक बार 10% का स्टेप अप कर दो, यानी कि इस साल 10,000 की SIP करी, अगले साल 11,000 की करी, 1,000 रुपये बढ़ाया। हाँ। और आपकी इनकम भी ग्रो कर रही है, अभी तो आप यंग एज में हैं। तो अगर आप स्टेप अप करते हैं तो 16-17 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपये हो जाएगा 10,000 रुपये से। ओके। तो इतना सा डिसिप्लिन आपको डेवलप करना है कि हर साल थोड़ा सा, जैसे इनकम बढ़े, कहीं से बोनस मिले, आप अपने इस फंड में डाल दीजिए और जितनी जल्दी आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जब आप 1 करोड़ तक पहुंच गए और वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जैसे मैंने बोला कि आप किसी अच्छे फंड में जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो 10% 12% से ग्रो करेगा, और आप 6% निकाल रहे हैं तो 50,000 रुपये आप आराम से निकाल रहे हैं, तो वो 1 करोड़ भी ग्रो करता रहेगा और आपका 50,000 रुपये खर्चा भी आता रहेगा। शानदार। अब आपने कहा इन्फ्लेशन, तो जो इन्फ्लेशन है उसके लिए आप जो स्टेप अप मैंने आपको बताया 1 करोड़ के गोल के साथ साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते रहेंगे अपनी SIP में यंग एज में, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि स्टेप अप करना है, और जितनी ज़्यादा SIP में कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला 30% का आधा, यानी 15% मेरा जो भी इनकम है वो मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है। इन्फ्लेशन रेट वैसे आप कितना मानते हैं? देखिए लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन अगर आप लेके चलें तो 5 से 6% कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक रहता है। आजकल तो इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, अभी 4% से भी कम है। अब फिर लोग कमेंट्स में आके कहेंगे कि सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। मैं तरफदारी नहीं कर रहा, मैं तो 5-6% बोल रहा हूँ। आज तो अभी 1-2% ही है, 2% ही है। तो पॉइंट ये है कि आप 5-6% का कैलकुलेशन लेके चलें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल, इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी 10th क्लास की फ़ीस याद कीजिएगा और आज किसी बच्चे से पूछे कि आज उसकी 10th क्लास की फ़ीस क्या है, तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये इन्फ्लेशन है। तो एजुकेशनल इन्फ्लेशन जो है 12 से 14% के हिसाब से बढ़ती है। बच्चों की फ़ीस बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि स्कूल ने फ़ीस बढ़ा दी, राइट, गवर्नमेंट से लड़ाई चल रही है कि क्यों एकदम से ऑटोक्रेटिक कैसे बढ़ा दी। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से है, इंडिया में बढ़ रहा है। सेम वे मेडिकल इन्फ्लेशन, आप हॉस्पिटल जाएं, आप हार्ट अटैक किसी को हो जाता है, 10 साल पहले क्या खर्चा था और आज क्या खर्चा है आपको पता लग जाएगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इसके लिए आपको अलग प्लानिंग करनी है। बट अदरवाइज 5 से 6% का इन्फ्लेशन लेके आप अपने गोल्स की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी की कितनी सैलरी आज है, उस लिहाज से वो डिसाइड करे कि रिटायरमेंट में उसको कितना पर मंथ चाहिए होगा। अभी मेरी कितनी पर मंथ सैलरी हो, जिस हिसाब से मैं अपना गोल डिसाइड करूं कि रिटायरमेंट में मुझे कितना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। बट अगर आप कंजर्वेटिवली चलना चाहते हैं तो आपको, बट ये मिथ है कि मेरा रिटायरमेंट के बाद खर्चा कम हो जाएगा। तो खर्चा कम नहीं होने वाला,
क्योंकि आपके मेडिकल खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो सकता पड़ना पड़े। तो ये मत सोचिए कि आज मेरा 1 लाख रुपए है तो रिटायरमेंट के बाद तो 50,000 ही रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। पहले लोग 4 धाम यात्रा जाते थे, अब लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। अब हो सकता है आपके बच्चे कहीं और सेटल हैं तो आप उनसे मिलने जाएंगे तो एयर टिकट्स भी लेनी पड़ेंगी। अब खाली बैठे क्या करेंगे, तो ज़्यादा खर्चे करने की आपकी उत्सुकता बढ़ेगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त पार्टी कर रहे हैं, आपके दोस्त घूमने गए हुए हैं, तो आपका भी मन करेगा, फोमो आपके अंदर आ जाएगा और आप और ज़्यादा घूमने जाना चाहेंगे। तो खर्च कम नहीं होने वाला, महंगाई कम नहीं होने वाली। तो आपको प्लानिंग आज के हिसाब से ही करनी है कि जो मेरा आज का महीने का खर्च है यही रहने वाला है और इसमें इन्फ्लेशन ऐड करनी है। तो अगर इन्फ्लेशन ऐड हो जाती है तो आप वो वाला गोल आप बना के चलें तो आप अपना रिटायरमेंट आराम से जी सकते हैं। अब मुझे ये भी समझना है कि मुझे क्या फंड्स का चुनाव करना चाहिए या एफडी जो मुझे रिटर्न भी देगी हर साल, किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है उसमें, कंपाउंडिंग तो उधर भी होती रहेगी, तो क्यों ना सबसे इजी तरीका है एफडी के थ्रू ही आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, देखिए ट्रेडिशनली हमारे पेरेंट्स एफडीज में ही इन्वेस्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते थे। तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हम रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आज मान लो 1 करोड़ की एफडी हम करते हैं, 6% का रिटर्न आता है, राइट? तो 1 करोड़ 6 लाख रुपए हो गए। बट वो 6 लाख आपको नहीं मिले, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो 1-1.5 लाख रुपए आपका टैक्स में चला गया, तो आपके पास हाथ में है 4.5 लाख रुपए। अब इन्फ्लेशन की हमने बात करी थी, तो इन्फ्लेशन हमने 5 से 6% बोला था, आप बोल रहे थे मैं कम बोल रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव या 0% पैसा बचेगा, जेब से चला गया, तो परचेजिंग पावर कम हो गई। चाहे जेब से नहीं गया बट परचेजिंग पावर तो नहीं मिली ना आपको। आपका 1 लाख का 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहा, और आप खरीद नहीं पा रहे उतनी चीज़, महंगाई बढ़ रही है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न देखना है आपने, रियल RRR, रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये साउथ वाली मूवी की बात नहीं कर रहा मैं। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जो भी रिटर्न है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दो, उसमें से टैक्स माइनस कर दो, तो जो बचता है वो रियल रेट ऑफ रिटर्न है। तो ऐसे ही इक्विटी मार्केट में हम कहते हैं कि 14 से 15% की रिटर्न मिलती है लॉन्ग टर्म में। तो उसमें से अगर आप टैक्स माइनस कर दो 1-1.5% तो 12% हो गया। आप इन्फ्लेशन माइनस कर दो तो 5-6% माइनस कर दो तो भी 7-8% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल गई। एफडी में आपको कम मिला, ऑलमोस्ट 0 मिला, क्योंकि आपने टैक्स में दे दिया और इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा। तो अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है और आपको आने वाले समय में महंगाई को बीट करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो आप एफडी में रह के तो नहीं कर पाएंगे। स्टेबिलिटी तो है, सेफ्टी तो है, गारंटी तो है, बट गारंटी ये भी है कि आप पैसा ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो आप जाते हो मार्केट रिलेटेड रियलिस्टिक रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट्स में, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी फंड्स है। तो इसमें क्योंकि इक्विटी ने एज सच लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट किया, ये बेस्ट एसेट क्लास है जिसने इन्फ्लेशन को बीट किया। तो थोड़ा बहुत पैसा आपको इक्विटी में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने आपको अभी स्टार्ट किया। 1 करोड़ रुपया आपने एफडी में रखा, आपको 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिला साल के एंड में। अब 6 लाख में आपने टैक्स दे दिया तो करीब करीब 4,80,000 रुपये आपको मिला। बट वही अगर आपने म्यूचुअल फंड में रखा होता, जिस टॉपिक की आज हम बात कर रहे हैं SWP, तो म्यूचुअल फंड्स में आपने जब 1 करोड़ रखा, मान लीजिए 6% ही रिटर्न मिला आपको कंजर्वेटिवली, तो 1 करोड़ 6 लाख हुआ। लेकिन जब आपने 6 लाख रुपए निकाला तो वो 6 लाख आपने गेन नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया में इंटरेस्ट टैक्सेबल है, गेन जो है कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है आपको। तो 1 करोड़ में कुछ यूनिट्स आपने रिडीम करे म्यूचुअल फंड्स में, तो ये यूनिट्स रिडीम करे वो उसमें कुछ प्रिंसिपल भी होगा, कुछ गेन भी होगा। तो आपने जो टैक्स देना है वो सिर्फ गेन पे देना है। तो हो सकता है जो 6 लाख आपको मिला उसमें 4 लाख प्रिंसिपल था और 2 लाख गेन था, तो 2 लाख पे ही आपको टैक्स देना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अब 2 लाख जो आपका गेन है उसमें भी म्यूचुअल फंड के रूल्स हैं, इक्विटी का रूल है कि 1.25 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो आपका टैक्स बहुत कम हो गया। तो आपको 1 करोड़ में मिला 5,93,000, जो 6 लाख आपको रिटर्न मिला था उसमें 5,93,000 आपके हाथ में आया। एफडी में आपके हाथ में आया 4,80,000 रुपये। तो 1-1.5 पौने 2 लाख रुपए का आपको नेट
यहाँ पे गेन हो गया। तो इसलिए म्यूचुअल फंड SWP आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रिटायरीज के लिए एक बहुत बड़ा टूल बनने वाला है, और उनको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलेगा, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। FD में आपको 1 साल के बाद पैसा आपके पास 1 करोड़ वापस आ जाएगा, वो कंपाउंड नहीं होगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ इन्वेस्टेड ही है और वो आगे रिटर्न देता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ। आप गेन कुछ गेन विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल विड्रॉ कर रहे हैं, पर वहाँ पे तो सारा पैसा आपके पास दोबारा से 1 करोड़ आ गया, आप दोबारा से 1 करोड़ लगाना पड़ेगा। हाँ। तो ये जो लॉन्ग टर्म में जो आपको म्यूचुअल फंड्स में SWP से एडवांटेज मिलेगा, टैक्स एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और कंपाउंडिंग, ये तीनों चीज़ें आपको म्यूचुअल फंड में मिलेंगी। इसलिए मेरे को लगता है दिस इज़ अ टीना फैक्टर, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। आगे चल के अगर आपको अपना इन्फ्लेशन बीट करना है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं आपको म्यूचुअल फंड SWP में जाना पड़ेगा। तो वो लोग जिनके पैसे अभी भी FD में पड़े हुए हैं, उनको क्या सर की बात समझ में आई है वो मुझे कमेंट करके बताओ। नहीं समझ में आई है तो क्या सवाल है वो भी आप पूछिए। नेक्स्ट टाइम जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं सर से उसका जवाब ले लूँगी। अब क्योंकि हमारे निवेश का बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, मैं कहती हूँ हमेशा कि हर शख्स की ना तासीर एक होती है, तो सबकी तासीर अलग अलग है। मैं ये समझना चाहूँ कि 50,000 हर महीने मुझे चाहिए, उसके लिए अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और अगर मैं अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो कितना फ़र्क आएगा? देखिए, अगर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल पता है तो बहुत अच्छा है कि यू नो कि मुझे कैसा प्रोडक्ट लेना है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा आपको इक्विटी में लगाना है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आपको अपना रिस्क देखना है। तो एक थंब रूल मान के चलते हैं, 100 माइनस योर एज। मान लीजिए आप 40 साल की हैं, तो 60% पैसा आपको इक्विटी में रखना है। Okay. 10 से 15 रुपए आपको गोल्ड या कमोडिटीज़ में रखने हैं, तो 75 हो गए। 25 रुपए आपको अभी भी डेट म्यूचुअल फंड्स में या FDs में या बैंक सेविंग अकाउंट में सेफ जगह रखने हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो में सेफ्टी भी रहे। तो एक अच्छे पोर्टफोलियो में क्या चाहिए होता है, SLR, यानी कि एक संगम होता है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। आपका पोर्टफोलियो सेफ भी होना चाहिए कि मार्केट में उतार चढ़ाव आया, जैसे अभी चल भी रहा है, हाँ। तो मान लीजिए 30% गिर गया तो आप एकदम से घबरा जाएंगे। तो आपके पास सेफ्टी भी है, आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रखा हुआ है जो थोड़ा सेफ है, जहाँ से आपका खर्च चल सकता है। लिक्विडिटी भी चाहिए कि कभी मुझे पैसा चाहिए तो आज ही मैं विड्रॉ कर पाऊँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे रियल एस्टेट ले लिया 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब मुझे 20 लाख चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो मैं पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं बेचने जाऊँगा 2 करोड़ की, लेकिन मेरे पास लिक्विडिटी अगर म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है मैंने, तो मैं 20 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ। 1 करोड़ 80 लाख फिर भी इन्वेस्टेड है, तो मुझे पूरा 2 करोड़ नहीं निकालना। तो लिक्विडिटी भी चाहिए। अब रिटर्न्स, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए कि मैं इन्फ्लेशन को बीट करता हूँ। तो ये अगर तीनों चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो है। और एसेट एलोकेशन इज़ द बेस्ट अप्रोच वन कैन हैव। कहते हैं 91% सक्सेस, 91% सक्सेस आपके पोर्टफोलियो का डिपेंड करता है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है। यानी कि एक बैलेंस थाली होती है ना, जैसे जब हम खाना खाते हैं हमें कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, लेकिन बैलेंस वे में। तो ऐसे ही आपको इक्विटी भी चाहिए, थोड़ा सा गोल्ड भी चाहिए जो हेज करता है, और आपको थोड़ा सा डेट भी चाहिए, यानी कि फिक्स्ड इनकम, गारंटीड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो डाइवर्सिफाइड अप्रोच होगा तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन थी सर, ये पूरी सजी हुई थाली का मैं क्या करूं, जब गोल्ड भी डाउन हो गया, सिल्वर भी डाउन हो गया, मार्केट भी डाउन हो गया। बीते 2 साल से मैं देख रही हूँ कि स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, वो अलग कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है। तो मुझे मार्केट से वैसे ही मैं परेशान थी ही, अब वो कंगाली में आटा गीला, वॉर हो गई और बचा कुचा मार्केट भी बैठ गया। तो अभी तो जहाँ जहाँ मैंने पैसा लगाया हुआ था हर जगह सब डूब ही रहा है। मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। सपोज कोई रिटायर होता है, मान लीजिए, अब वही देखो, उसके लिए तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई कि मैं आज रिटायर हुआ और वॉर हो गई और मेरा जो पैसा वो तो इक्विटी में डाउन हो गया। तो इसके लिए हम कहते हैं एक 3 बकेट स्ट्रैटेजी होती है। जैसे आपने पहले बोला था ना, बाल्टी खाली हो जाती है, ये 3 बकेट स्ट्रैटेजी है। अब आपको करना क्या है कि आपका अगला 1 साल 2 साल का जो खर्च है, वो म्यूचुअल फंड्स में एक प्रोडक्ट होता है लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। अब इसमें इक्विटी बाजार का कोई असर नहीं होता, ये डेट प्रोडक्ट जैसे होते हैं, और इसमें 6 से 7% की जैसे FD रिटर्न मिलती है आपको, राइट। तो अगले 2 साल का खर्च अगर आपका
अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में पड़ा हुआ है जो थोड़ा थोड़ा ग्रो भी कर रहा है और मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं है उसके ऊपर, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाजार ऊपर नीचे गया। तो इसको हम कहते हैं 3 बकेट स्ट्रैटेजी। तो पहली बकेट में आपने अगले 2 साल का खर्च रखा हुआ है, इमरजेंसी सेविंग फंड कह लीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में आपने 1-2 साल का खर्च रखा हुआ है, तो बाजार का उतार चढ़ाव कोई फर्क नहीं। अब जो सेकंड बकेट है वो मेरी है इनकम बकेट, जहाँ से मैं चाहता हूँ कि मुझे इनकम आए। तो वो मैंने कौन से प्रोडक्ट लिए, हाइब्रिड कैटेगरी, वो भी थोड़ा कम रिस्की होते हैं। जैसे कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क प्रोफाइल अच्छा है, एग्रेसिव है, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले लिए। अगर मैं बहुत थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ तो जो थोड़ा डेट की तरफ ओरिएंटेड होता है, मतलब कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड यानी कि 20 से 25% इक्विटी, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मतलब 50 से 60 से 80% तक इक्विटी तक जा सकते हैं वो, डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर्स कॉल। तो अगर मैं एग्रेसिव हूँ या कंजर्वेटिव हूँ, मैंने उस हिसाब से हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब उसमें डेट भी है और इक्विटी भी है, तो फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि उसको लग रहा है कि बाजार बहुत महंगा हो गया है, टूट सकता है, तो ज़्यादा पैसा वो डेट की तरफ ले आएगा। तो डेट क्या देता है, सेफ्टी देता है, 7-8% रिटर्न तो आएगी ना, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुआ, राइट। और अगर इक्विटी चढ़ गई तो उसने इक्विटी के रिटर्न भी ऐड कर दिया डेट के साथ, तो मेरा अच्छे खासे रिटर्न बन गए। तो 3 से 5 साल का जो मेरा पीरियड है अगला, पहले 2 साल तो मेरा कोई टेंशन है ही नहीं, लिक्विड मेरे पास मान लीजिए 50,000 का खर्चा, हम यही लेके चल रहे हैं, तो मैंने 12 लाख रुपए तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में रखे हुए हैं, तो मेरे को 50,000 रुपये आते रहते हैं अपने, मुझे जीवन में कोई टेंशन नहीं है। अब 3 से 5 साल का जो पीरियड है वो मैंने हाइब्रिड फंड में लग दिया, तो 2 साल में उसमें कंपाउंडिंग होनी शुरू हो गई और मुझे वो फंड भी थोड़ा इंक्रीज कर गया होगा, तो मैं वहाँ से SWP कर सकता हूँ, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो 3 से 5 साल का पैसा भी मेरा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे जो थोड़ा सा पैसा बचता है, मान लीजिए 30 लाख 50 लाख जो भी मेरे पास है, वो मैंने रख दिया इक्विटी फंड्स में। इक्विटी फंड्स ये थर्ड बकेट हो गई, ग्रोथ वाली बकेट। पहली बकेट कैश 1 से 2 साल, 3 से 5 साल इनकम, मुझे 5 साल तक की इनकम मेरी सेट है उसमें, और 5 साल के बाद जो पैसा है वो मैंने ग्रोथ बकेट में रख दिया। तो अब बाजार ऊपर नीचे आया, गोल्ड नीचे आया, पर वो 5 साल के लिए पैसा पड़ा हुआ है, 7 साल के लिए पैसा पड़ा हुआ है। नॉर्मली हम कहते हैं रूल ऑफ 72, आपने शायद सुना होगा। रूल ऑफ 72 क्या होता है कि 72 से रिटर्न को डिवाइड कर दो तो उतने साल में पैसा डबल हो जाता है। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, जैसे हमारे फादर लोग थे, वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते थे, तो घर पे आके बोलते थे मैंने आज पैसा लगाया है, अब ये 8 साल 7 महीने या 9 साल 3 महीने में डबल हो जाएगा। हाँ। तो वो होता क्या था, 72 से अगर आप रिटर्न को डिवाइड कर दो, मतलब आज 7% रिटर्न मिल रही है FD में, तो 7 को डिवाइड करोगे 72 से, तो मतलब 7 10 70, तो 10.5 साल में आपका पैसा डबल होगा। म्यूचुअल फंड्स में हम कहते हैं आपको 12% का रिटर्न मिलेगा, तो 72 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये जो ग्रोथ वाला बकेट है, मान लीजिए मैंने इसमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी रखा हुआ है, तो ये 6 साल में डबल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसको मुझे टच करने की भी जरूरत नहीं है, बाजार में उतार चढ़ाव है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ। तो जब 6 साल में ये 20 लाख 40 लाख हो जाएगा तो डबल हो गया। फिर मैंने यहाँ से 20 लाख निकाल लिया और बीच वाली बकेट में ले आया, जहाँ से मुझे फिर 3 साल की रेगुलर इनकम आ रही है, और कुछ पैसा निकाल के रेगुलर वाली बकेट से, इनकम वाली बकेट से निकाल के मैंने कैश वाली बकेट में डाल दिया, तो मेरा 1 साल कुछ भी हो बाजार में, मेरे पास तो लिक्विड में पैसा पड़ा है। तो अगर ये अप्रोच लेके चलेंगे तो बाजार में उतार चढ़ाव होए, गोल्ड नीचे जाए, इक्विटी ऊपर जाए, आपकी लाइफ सेम रहने वाली है, क्योंकि आपको रेगुलर इनकम मिलती जा रही है। और ग्रोथ बकेट से आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, जो इनकम बकेट है उससे आपसे 3 से 5 साल की इनकम आपकी सेट है, आप वहाँ से SWP विड्रॉ कर रहे हो, हाइब्रिड फंड में पैसा रखा हुआ है, और 1 से 2 साल वाली बकेट में आपने लिक्विड में पैसा रखा हुआ है, जहाँ से आपको कोई टेंशन नहीं है अगले 2 साल में क्या होने वाला है। ये समझ में मुझे जितना इजी लगा समझने में, मुझे लग रहा है ये प्रैक्टिकल में थोड़ा मुश्किल होगा। क्या मुझे इसके लिए हमेशा किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जो मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र रखता रहे, जो बताता रहे अच्छा अब तो इस बकेट से इस बकेट पे जाने का टाइम आ गया है, इससे इस बकेट में जाने का टाइम आ गया, मतलब मेरी डिपेंडेंसी हो जाएगी कि फिर मैं किसी एक्सपर्ट के पास ही हमेशा रहूँ और वो ही मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करे? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा एक्सपर्ट एडवाइज़र है तो वो आपका एक बहुत अच्छा पार्टनर भी है लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखिए, महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया लेकिन क्या ऐसा हुआ कि 14 दिन की बैटल में उनको कृष्ण जी की आवश्यकता नहीं पड़ी?
उनको जरूरत पड़ी, राइट। सारी नॉलेज भी है, सब नॉलेज गीता में आ गई ना, बट फिर भी जरूरत पड़ रही है। तो कई बार जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप समझते हैं बाजार को, उतार चढ़ाव को समझते हैं, आपको पता है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। 4 साल बाजार ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तो सब लोगों को लगता था कि मैं ऊपर ही जाता रहेगा ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है, राइट। तो बाजार मार्केट इज अ स्लेव ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तभी बाजार में अच्छे रिटर्न आते हैं। और अब देखिए 5-10 साल में कोविड भी आएगा, इंडो पाक वॉर भी हो जाती है बीच बीच में, तो कुछ ऐसी अनसर्टेन चीज आती रहेंगी। वी आर इन अ वूका वर्ल्ड, राइट। तो जब वूका वर्ल्ड में है तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये जो एडवाइज़र है, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकते हैं, अगर आज बाजार गिर रहा है और आप पैनिक में पैसा नहीं निकाल रहे हैं, एसआईपी नहीं रोक रहे हैं, आप बड़े स्मार्ट हैं, तो आप खुद करिए। पर अगर आपको लगता है कि मेरे इमोशंस मैं तो रिएक्ट करने लग जाता हूँ, मैं तो रोज अखबार पढ़ता हूँ और उसको देख के रिएक्ट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिएक्ट कर रहा हूँ, तो फिर आपको एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता है। वो क्या करेगा, वो आपका ये बकेट स्ट्रैटेजी देखता रहेगा, कौन से फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अब 1400-1600 स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में, आप कैसे चूज करोगे कौन सी अच्छी है, तो वो आपके लिए बेस्ट स्कीम चूज करेगा। और साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करिए, 1 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करिए और आपकी लाइफ बिल्कुल फैंटास्टिक रहेगी। व्हाई शुड यू टेक टेंशन, लेट हिम टेक द टेंशन। और वैसे भी डेटा यही बताता है सर कि मैक्सिमम लोग जो है, अगर स्टॉक्स की मैं बात करूं तो वहाँ भी घाटा देते हैं। तकरीबन फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो 90-92% तक ये घाटा है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोग 3 साल में अपनी सिप बंद कर देते हैं, बचे कुछ लोग 5 साल में बंद कर देते हैं। तो डेटा तो यही कहता है कि हम रिएक्ट करने वाले लोग ही हैं, हम इंडियंस हमेशा रिएक्ट ही करते हैं। बेस्ट आंसर दिया आपने खुद ही। ये जो अगर बिहेवियर पे कंट्रोल, बायसनेस, इसे कहते हैं रीसेंसी बायस। हम लोग अखबार पढ़ते हैं और एकदम से रिएक्ट करते हैं, तो या तो आप अखबार पढ़ना बंद कर दो, बिल्कुल न्यूज़ ट्रैक मत करो और कूल काम रहो, पॉसिबल नहीं है। तो बट मैंने देखो, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, अगर 2 साल का पैसा आपका लिक्विड में पड़ा हुआ है तो आपको क्यों टेंशन लेनी है। और वो पैसा ग्रो हो रहा है, बाजार को, अगर बाजार नीचे जा रहा है तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है ना, आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो ना, तो एसआईपी में आपको फायदा हो रहा है। ठीक बात। तो आप क्यों रोकना है एसआईपी। ज़्यादा लोग कॉर्पस क्यों नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि वो जर्नी पूरी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। वो रिएक्ट करते हैं एसआईपी, जब बाजार ऊपर जाता है तो ग्रीड में स्टॉप कर देते हैं या निकाल लेते हैं, या जब बाजार गिरता है तो एंग्जाइटी और फियर में निकाल लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं तो एक अच्छा सलाहकार आपकी जर्नी को बहुत आसान बना देगा। डन। अब और ये जर्नी मेरी आसान हो जाए, उल्टा हमने आज शुरुआत की, अब थोड़ा मैं सीधी तरफ आऊँ कि SWP तो तब काम करेगा जब SIP में करूँगी। तो अब ज़रा हम निवेश की तरफ आगे बढ़ें। ये 20 साल में मेरे पास एक अच्छा कॉर्पस हो जाए जिससे SWP में करना शुरू करूँ, निकालने पैसे अपने शुरू करूँ। इसके लिए फंड्स वो कौन से रहेंगे जिनमें मुझे निवेश करना चाहिए, और आपकी फेवरेट्स क्या है, मैं वो भी जानना चाहती हूँ। देखिए, जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, सपोज आप एक यंग एज में हैं, हाँ। तो मैंने जैसे बोला एसेट एलोकेशन, मान लीजिए आपको 60 रुपये आप इक्विटी में रखना चाहते हैं, तो इक्विटी में भी आपको डाइवर्सिफाई करना है। विद इन इक्विटी में लार्ज कैप जो इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं, मिड कैप जो 101 से 250 तक हैं, और स्मॉल कैप जो 250 से 500 तक स्टॉक्स हैं। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है। अब अगेन यहाँ पे भी निवेशक क्या करते हैं, रिटर्न्स को चेज करते हैं। अब जब 4 साल बाजार अच्छा चल रहा था तो मिड कैप स्मॉल कैप ने धुरंधर रिटर्न्स दिए, तो लोगों ने क्या किया, सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया। अरे मैं तो बड़ा एग्रेसिव निवेशक हूँ, थोड़ा बहुत कम होगा तो देखी जाएगी, मैं तो सारा स्मॉल कैप में लगा देता हूँ, मुझे लार्ज कैप में क्यों लगाना है। ठीक बात। तो ये अप्रोच भी गलत है। आपको डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो। आपने 100 रुपये में से जो इक्विटी में लगाने हैं, 40 से 50 रुपये आपको लार्ज कैप टाइप ऑफ फंड्स में रखने हैं। प्योर लार्ज कैप फंड में जाने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सी कैप, जिसको मैं अपना फेवरेट मानता हूँ, आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करिए या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में निवेश करिए। नहीं, मैं यहीं पे रोक रही हूँ आपको। फ्लेक्सी कैप क्यों आपका फेवरेट है? देखिए, फ्लेक्सी कैप आप म्यूचुअल फंड में क्यों जाते हैं, म्यूचुअल फंड में हम इसलिए जाते हैं कि मेरा पैसा जो है एक फंड मैनेजर मैनेज करेगा। अब सेबी की गाइडलाइंस हैं, लार्ज कैप का मतलब है कि 80% पैसा आपको लार्ज कैप में रखना है। बट मैं फंड मैनेजर को कहता हूं कि अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करता हूं तो फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम है कि वो लार्ज कैप में रखना चाहे, मिड कैप में रखना चाहे, स्मॉल कैप में रखना चाहे, वो एब्सोल्युटली उसकी कॉल है। हालांकि ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड में 60-70% लार्ज कैप होता है ज़्यादातर फंड्स में,
बट मैंने फ्रीडम दिया है फंड मैनेजर को कि उसको जो भी स्टॉक अच्छा लगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वो चूज कर सके, क्योंकि मैं उसके नॉलेज के ऊपर ही ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो लेट हिम डू हिज बेस्ट, लेट हिम गिव हिम फ्रीडम कि वो अपने हिसाब से चूज करे। तो जितना अच्छा वो चूज कर, उनको भी अच्छे रिटर्न्स दिखाने हैं, तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे तभी उनको और पैसा मिलने वाला है। इसलिए फ्लेक्सी कैप की रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छी रही हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। कितना परसेंट रही है? देखिए ओवर द पीरियड्स 12 से 14% का रिटर्न आपको आराम से मिल सकता है फ्लेक्सी कैप फंड्स में। तो जैसे मैंने आपको बोला लार्ज कैप फंड, हाँ। अब 25 से 30%, 20 से 25% अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप मिड कैप फंड्स में लगा सकते हैं। मिड कैप, प्योर मिड कैप फंड्स भी आते हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ। बट मिड कैप फंड्स में 20-25% लगाइए और 20-25% आप स्मॉल कैप में लगाइए। तो ऐसे करके अगर आप 100 रुपये डिवाइड करते हैं तो आपको लार्ज कैप में भी एक्सपोजर मिल गया, मिड कैप में भी मिल गया और स्मॉल कैप में भी मिल गया। और आप बिल्कुल नहीं अभी 2 ही फंड लेना चाहते हैं तो एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। मल्टी कैप में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस हैं कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। जो बाकी का 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू कैन चूज, बट डाइवर्सिफिकेशन इज द की। अगर आपने एक ही जगह लगा दिया तो रिस्की हो जाता है। कई बार लोग थीमेटिक फंड्स में चले जाते हैं, सेक्टोरल फंड्स में चले जाते हैं, वो सबसे हाईएस्ट रिस्की है, क्योंकि आप एक ही सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए डिफेंस सेक्टर बड़ा पॉपुलर होता है। हाँ। अब सारे डिफेंस सेक्टर में 20 स्टॉक्स हैं केवल, तो आपका रिस्क जो है उन 20 स्टॉक्स में ही रह गया। लेकिन एक फ्लेक्सी कैप फंड में 70-80 स्टॉक्स हैं। पर हम तो यही सुन रहे हैं ना, क्योंकि अभी वॉर वाली सिचुएशन भी है, क्योंकि अभी हर कंट्री अपने रक्षा बजट को बहुत बढ़ा रही है, क्योंकि हम भी आत्मनिर्भर भारत की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें मोदी गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि खासकर हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क हमेशा ही कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसलिए भी हमारी मजबूरी है कि हम अपना डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग करें। तो ये तो सुन के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये वो सेक्टर है जो अगले कुछ साल तक तो बूम ही जिसमें रहने वाला है, तो हम लगा देते हैं पैसा डिफेंस में। बिल्कुल, देखिए अगर आप लगाना भी चाहते हैं, अगर आप बहुत आपकी गट फीलिंग है कि ये सेक्टर तो ग्रो करेगा ही, तो भी आप 5 से 10% तक एक्सपोजर दीजिए। ये गट फीलिंग के बाद 5 से 10% मात्र? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब आपने फ्लेक्सी कैप फंड लिया, हाँ। तो क्या उस फंड मैनेजर को भी तो पता है कि डिफेंस फंड सेक्टर अच्छा करने वाला है, तो उसने भी HAL, BL स्टॉक ले लिए होंगे। तो आप क्यों ऐसा डाउट कर रहे हैं कि वो फंड मैनेजर ने नहीं लिया होगा? हाँ। या किसी भी फंड में देखिए आपको HDFC, ICICI बैंक मिल जाएगा, इन्फोसिस मिल जाएगा, तो बेस्ट स्टॉक्स तो वो पिक कर ही रहे हैं। पर गट फीलिंग के चलते तो मैं 50% लगा दूंगी ना, 5 से 10%। अब इसमें रिस्क क्या है? हाँ। जैसे मैंने आपको बोला 20 स्टॉक्स हैं, मान लीजिए डिफेंस सेक्टर सडनली गिर जाता है, तो यहाँ पे जो गिरावट है वो 25 से 30 से 40% तक आ जाती है। तो क्या आप, अगर आपका जो 100 रुपया है, अगर 60 रुपये रह जाए और आपको रात को नींद आ जाती है तो बिल्कुल लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो रिस्की हो जाएगा, तो 5 से 10% का एक्सपोजर दीजिए ताकि वो अल्फा जनरेट करे। इसको हम कहते हैं, एक होता है कोर पोर्टफोलियो, एक होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो कोर पोर्टफोलियो जो है 60-70% होना चाहिए, यानी कि जो फंड्स आपको बार बार चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। आपने फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड ले रखा है, एक मिड कैप ले रखा है, एक स्मॉल कैप ले रखा है, इनको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थीमेटिक फंड में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जब निवेश करते हो, ज़्यादातर निवेशक डिफेंस फंड में, PSU फंड में, मैन्युफैक्चरिंग फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं जब वो ऑलरेडी पीक पे होता है। जब ऑलरेडी न्यूज़ आपके पास आती है तब तक मार्केट उसको ऑलरेडी फैक्टरिंग कर चुकी होती है। हाँ। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक पीक पे करते हैं, तो फिर मान लीजिए गिरावट आती है तो आपको लगता है अरे ये तो गलत हो गया। तो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। पर मैं फिर से बीच में रोकते हुए काउंटर यहाँ पे करूँगी कि अभी तो मार्केट बड़ी अच्छी पोजीशन पे, और बहुत मुझे लगता है जितने भी प्राइस हमें चाहे फंड्स में या स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं, तो वो ऐसे वाले दिख रहे हैं कि आंख बंद करके कुछ भी ले लो वाली कंडीशन है। ठीक है, मैंने ज़्यादा बोल दिया, आंख बंद करके नहीं, लेकिन सोच समझ के लेना है आपको। पर फिर भी ज़्यादातर बहुत अट्रैक्टिव प्राइस इस समय हमें मिल रहे हैं, जो शायद आज के 4 महीने पहले नहीं मिल रहे थे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो फिर कर बिल्कुल, सकते हैं ना। देखिए आज इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम कल था और सेकंड बेस्ट टाइम है आज, तो ये हमेशा रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो एवरी डे इज अ गुड डे टू इन्वेस्ट, गुड नहीं, टाइम पर टू इन्वेस्ट। आज वाला क्या ज्यादा ही अच्छा मुहूर्त नहीं है? बिल्कुल अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत गिरी हुई हैं, जो बहुत हाई पे थी अब बिल्कुल ऑलमोस्ट फेयर के आसपास हैं। उसमें भी लार्ज कैप बहुत अट्रैक्टिव है, मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, राइट। तो आप अगर कोई शुरुआत करना चाहता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट।
बट ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो लगा हुआ है, उनके पास ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए बचा नहीं है। तो अगर आज आप अपनी SIP को स्टेप अप कर लेते हैं, या अगर आज आपके पास पैसा है, तो येस दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बट लमसम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट को टाइमिंग कोई नहीं कर पाया आज तक। टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा स्टैगर कर दें, राइट। अगर आपके पास 20 लाख रुपए भी हैं, तो 20 लाख को इकट्ठा ना लगा के अगले 3 महीने में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो स्टैगर हो गया, मार्केट की उतार चढ़ाव को आपने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। तो कोशिश करें स्टैगर करके इन्वेस्ट करें, इकट्ठा ना करें। और दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, जैसा आपने बोला वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो आज पैसा लगाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कॉर्पस वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। अब क्योंकि हम 15 से 20 साल के निवेश की बात कर रहे हैं और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मेरी रिटायरमेंट तक या अर्ली रिटायरमेंट तक मेरे पास हर महीने 50,000, 60,000, 1 लाख जितना जिसने गोल सेट किया है वो आना शुरू हो जाए, तो मुझे ये बताइए कि इसमें बिटकॉइन का कितना रोल रहने वाला है? देखिए बिटकॉइन, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बिटकॉइन का, बट मैंने ऐसा सुना है कि पिछले 10 साल में बिटकॉइन 10 बार करीब 60-70% गिर जाता है। अभी फिर गिर गया। हाँ। तो क्या, और मैं जो नहीं पता उसका रेगुलेटर कौन है, मुझे नहीं पता कि US में क्या पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कह तो नहीं अच्छा लग रहा है। तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जो इसका कोई रेगुलेटर मुझे नहीं पता है, और जिसका टैक्स मुझे 30% देना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी टैक्टिकल कॉल में हो सकता है। जैसे मैंने बोला था ना, कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, तो टैक्टिकली अगर मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर लेना है तो मैं ज़रूर टेस्ट कर सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी हमारा इंडियन कंट्री जो है बहुत अच्छे ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे हम अगले 10 साल बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं। हमारे डेमोग्राफिक एडवांटेजेस बहुत अच्छे, यंग इंडिया है, हम डिजिटली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं कि UPI जैसी टेक्नोलॉजी हमारे देश ने बनाई है। डेवलपमेंट देखिए, आप किसी भी आज यहाँ से किसी भी शहर में जाइए, दिल्ली से आप किधर भी चले जाइए, आपको हाईवेज दिखाई देंगे, आपको फ्लाईओवर्स दिखाई देंगे, आपको नए एयरपोर्ट्स, अभी जेवर में नया एयरपोर्ट लॉन्च हुआ है, पोर्ट्स दिखाई देंगे। तो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है। तो अगले 10 साल इंडिया मार्केट में ही बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होने वाला है, तो हम दूसरी जगह क्यों जाएं? ठीक बात है। तो अगर आपको समझ में आता है क्रिप्टो तो ज़रूर लगाइए, लेकिन टैक्टिकली लगाइए। कोर पोर्टफोलियो आप स्टेबल जगह रखिए जहाँ पे आपको लगता है कि विश्वास है कि यहाँ पे ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और रिस्क जो है, देखिए हर चीज़ रिटर्न नहीं है, रिस्क एंड रिटर्न देखिए, कितना रिस्क लेके आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। हम खतरों के खिलाड़ी हैं ना सर, हमें लगता है हम बस पैसा लगाएं और रातों रात अगले दिन हम अमीर बन जाए, ये हम सबको ही लगता है। बहरहाल मुझे ये बताइए, आपने जितनी मुझे बातें बताई ना सर, ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। एक शख्स ये सोचता है कि मैं सुबह उठूं, तैयार हूँ, दफ्तर जाऊँ, वहाँ जाके बॉस की गाली खाऊँ, फिर रात में घर आऊँ तो बीवी के नखरे बर्दाश्त करूँ। अब इन सब के बीच में मैं ये भी देखूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं। मतलब हमारी जो बातचीत हुई उसमें आपने लार्ज कैप से लेके स्मॉल कैप से लेके आपका फेवरेट फ्लेक्सी कैप से लेके आपने डेट की अलग बात कर ली। मुझे एक सबसे मिनिमम बता दीजिए ना कि पोर्टफोलियो में बस इतने फंड्स रखो, क्या 3 फंड में काम मेरा हो जाएगा? देखिए 3 फंड में भी बहुत अच्छा काम हो, लेकिन मैक्सिमम अगर आपने रखने भी हैं तो 5 फंड इज पर्याप्त पोर्टफोलियो। 5 फंड में काम हो जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप को फ्लेक्सी कैप मान लो, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। एक वैल्यू स्टाइल फंड होता है जो मार्केट के जो शेयर्स अभी पॉपुलर नहीं होते हैं, अगेंस्ट द थीम जाते हैं, वैल्यू स्टाइल फंड हो गया। और एक मान लीजिए आपने इंटरनेशनल इक्विटी लेना है या गोल्ड फंड लेना है, तो ये 5 फंड आप ले लीजिए। कंप्लीट पोर्टफोलियो है, साल में एक बार रिव्यू करना है, बस एक बार, किसी सलाहकार के साथ कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। और बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है, SIP इज़ द एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। जैसे आप हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, आप 25,000 रुपये की सिप निकालिए। मैंने एक कैलकुलेशन देखी, 20 साल आप 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहिए, अगले 20 साल 1.5 लाख रुपये हर महीने विड्रॉ करिए। और जब आप 20 साल बाद देखेंगे कि आपने 3 करोड़ 60 लाख रुपये विड्रॉ कर लिए, लेकिन उसके बाद भी 6 करोड़ रुपया आपके पास पड़ा हुआ है। तो कितनी इजी रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई। आप यंग लोगों की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे ट्रैवल करना है, मैं तो आई लव ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इज़ माई लाइफ, राइट। मैं कहता हूँ आप 15,000 रुपये सिप करिए 7 साल के लिए। 7 साल अपने ट्रैवलिंग आप खुद मैनेज कर लीजिए। 15,000 रुपये की सिप करिए 7 साल के लिए। और अगले 15 साल 2.5 लाख रुपये हर साल आप अपने ट्रैवल के लिए निकालते रहिए।
अगले 15 साल तक आप घूमते रहिए, 2.5 लाख रुपए हर साल अपने ट्रिप पे खर्चा कीजिए। 2.5 लाख में वियतनाम, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर आराम से हो जाते हैं फैमिली के साथ। उसके बाद भी आपके पास 2-3 लाख रुपए बच जाएंगे। तो आपको बस एक समझना है कॉन्सेप्ट कि मुझे थोड़ा पेशेंस रखनी है, थोड़ी लॉन्ग टर्म करनी है, एसआईपी करनी है, और वहाँ से एसडब्ल्यूपी में करता रहूँ और वो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, वो भी ग्रो होता रहेगा। ये तो बहुत कमाल की बात आपने बता दी कि 7 साल में अपने ट्रैवल के लिए इन्वेस्ट करूं और उन 7 साल तक अपने घूमने फिरने का इंतजाम मैं खुद कर लूं, तब तक मैं खाटू श्याम चला जाऊंगा, तब तक मैं वृंदावन, केदारनाथ, ये जितने धाम वाम है ना, वो तब तक मैं 7 साल इंडिया में घूम लूं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद अगले 7 साल तक अब्रॉड की ट्रिप फिक्स है मेरी। 15 साल 15 साल और विद फैमिली। विद फैमिली। वाओ, ये तो कंपाउंडिंग का जादू हुआ। कुछ लोग ये और थोड़ा सा कम करें सर, 10,000 रुपए अगर मैं मंथली सिप करूं, मैं मान लूं मेरा एक ऐसा व्यूवर आपको देख रहा है जिसकी सैलरी ही 50,000 है, 60,000 है, वो 10,000 रुपए ही सिप कर रहा है, तो फिर क्या होगा रिजल्ट? देखिए, थोड़ा सा उसमें 2.5 लाख की जगह आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा साल का। तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होने वाली है। हाँ। और वो एक कॉर्पस बन जाएगा, वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करते रहिए। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, बहुत एक ये भी एक ड्रीम होती है कि एक घर खरीदना है। आजकल कुछ लोग तो कहते हैं हम तो रेंट पे रहने वाले हैं, हमें घर खरीदने की जरूरत ही नहीं, काहे को 2 करोड़ का घर खरीदे। आप भी ऐसा सोचते हैं? मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि आप लाइफ के बेस्ट सोसाइटीज़ में रहिए। कभी डीएलएफ गुड़गांव में रहिए, मेरी जॉब चेंज हो गई बैंगलोर, तो मैं बैंगलोर जाके रहने लग जाऊँ। अब 2 करोड़ का घर कहीं बीच किसी सोसाइटी में लूँगा, आई वांट टू लिव गुड लाइफ, तो मैं एक अच्छी सोसाइटी में रेंट में रहूँगा, मुझे क्या दिक्कत है? नहीं, पर एक घर तो लेना होगा। एक घर लेना होगा, तो मान लीजिए आपने घर लेना ही है, एक छत हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसको भी एसआईपी और एसडब्ल्यूपी से देखते हैं क्या करते हैं। अगर हम 20,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, केवल 20,000 रुपये की 15 साल के लिए, तो आपका एक कॉर्पस बन जाएगा 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए से आप कहते हैं ना, आप नहीं कहता कि मैं 1 लाख की ईएमआई कैसे दूं, तो आपका 1 करोड़ कॉर्पस बन गया। अगले 15 साल तक आप 1 लाख रुपए की ईएमआई देते रहिए, तो आपका घर का लोन उतर गया। उसके बाद भी आपके पास 28 लाख रुपए बच जाएंगे। तो 20,000 की एसआईपी 15 साल देनी है, आपके पास 1 करोड़ रुपए बन गया। 1 करोड़ से हर महीने 1 लाख रुपए की ईएमआई देते रहिए, आपका करीब तब भी सर ये नहीं कह रहे कि 1 करोड़ का घर जाके ले लो कैश देके, 1 तब करोड़ भी का घर सर तो अभी यही कब कह रहे मिलते हैं आजकल, 2-2.5 करोड़ से और 20 साल बाद तो एनीवेज संभावना ही शून्य हो जाएगी। हाँ, जरूरी नहीं है, कब हो सकता है रियल एस्टेट में रिटर्न ज़्यादा ग्रो ना करे, तो इट टेक्स टाइम। सर दिल्ली एनसीआर की तो हम बात करें तो 1 CR में 2 BHK भी नहीं मिल रहा है इस समय। जी बिल्कुल, स्टूडियो अपार्टमेंट ही मेरे ख्याल से फिर तो बाकी बचा। हाँ, बट आप कई जगह ऐसी हैं जो अभी भी गुड़गांव में, जहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब ए ग्रेड नहीं है, लेकिन आपको 1-1.5-2 करोड़ में घर मिल जाता है। तो मैं कह रहा हूँ आपके पास जो लमसम पैसा है, आपके जो पेरेंट्स का गिफ्ट है, वो आप जोड़ दीजिए। ये तो आपकी 1 लाख ईएमआई का हिसाब बना दिया मैंने कि आप ईएमआई कैसे देंगे। केवल 15 साल की एसआईपी आपने करनी है और ये होगा। और ये पूरा जो आपने मुझे बताया, चाहे वो आपने अब्रॉड घूमने के लिए बताया या 1 लाख की मुझे ईएमआई अगर देनी है वो कॉर्पस इकट्ठा करना बताया, तो ये सब उन्हीं 5 फंड से हो जाएगा जो आपने बताया। बस उसी हिसाब से सिस्टमैटिक तरीके से इन 5 फंड्स में पैसे लगाते रहो। एक आपने स्मॉल कैप बताया, एक लार्ज कैप जिसे हम फ्लेक्सी कैप समझ लें, एक आपने मिड कैप बताया, एक आपने बोला अगर गोल्ड सिल्वर, हाँ वैल्यू एक था, और एक लास्ट आपने बोला कि इंटरनेशनल फंड्स या गोल्ड सिल्वर में अगर लगा, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हम चौथा वाला चाहे तो मिस भी कर सकते हैं। अभी मतलब गोल्ड सिल्वर में हम निवेश ही ना करें। देखिए, गोल्ड सिल्वर में ज़्यादातर लोगों के घर में गोल्ड होता है। नॉर्मली लोग मैं फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। हाँ। क्योंकि ज्वेलरी जब आप बेचने जाते हैं गोल्ड में, तो वो कहता है जी मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी, तो रिटर्न ज़्यादा नहीं बनती है। फिजिकल गोल्ड रखना भी है तो ठीक है, आपके पास फिर गोल्ड कॉइन होना चाहिए, तो उसमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कुछ गोल्ड कॉइन है, कुछ गोल्ड ETF में लगा रखा है आपने, तो आपको लॉकर के चार्जेस नहीं देने, चोरी का डर नहीं है, तो वहाँ पे भी एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो आप 10 से 15% आप गोल्ड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको एक हेज मिल जाए, एक इंश्योरेंस है, कभी इमरजेंसी में आप उस गोल्ड को निकाल सकते हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी आने बंद हो गए क्योंकि काफ़ी अच्छे रिटर्न आ गए, अदरवाइज वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थी। तो आप हर साल एक गोल्ड कॉइन ले लीजिए किसी बर्थडे पे, तो ऐसे करके अगर आप, ये भी एक SIP बन गई आपकी। मैं कम ही एक्सपर्ट ऐसे मुझे मिलते हैं जो गोल्ड कॉइन में भी निवेश करने की बात कहते हैं। आई एम सो हैप्पी। आप गोल्ड कॉइन, एक मेरी डॉटर है, मैं उसके बर्थडे पे एक गोल्ड कॉइन मैं लेता हूँ, एक उसकी मदर इन लॉ लेके देती हैं, तो 2 गोल्ड कॉइन हो जाते हैं। तो 20 साल 25 साल में जब उसकी शादी होगी तो 50 तोले तो बहुत होता है।
ठीक बात, हाँ। एक अच्छी खासी आपकी मैरिज की प्लानिंग हो गई पूरी पूरी। हाँ, और ये कितना आसान निवेश है, आसान निवेश है। इसमें कोई आपको दिक्कत सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और एक तो डेट, बर्थडे या एनिवर्सरी उससे या लेकर अक्षय अक्षय तृतीया तृतीया कर आने सकते वाली है, हैं। तो उसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं, जिस भाव में मिल रहा है उस भाव में ले लो। उस भाव में ले लीजिए। बहुत शानदार। और मुझे लगता है आपके रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग आज के शो में सर ने कर दी है। कोई मेरे मन में तो सवाल या शंका नहीं रह गई है। आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और शुरू में भी मैंने कहा था सर आपको कि SWP के ऊपर ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। अब देखते हैं व्यूवर्स को कितना पसंद आता है, लेकिन मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए पूरे SWP को लेके। देखिए, मैं बस लास्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगा, हमारे देश का कल्चर है PCB कल्चर, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, बॉलीवुड। मेरी बातें बोरिंग हैं, लेकिन जैसे तुलसी खाते हैं तो बड़ा हेल्दी है, दवाई खाते हैं ज़रूरी है, तो ये भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको एक्साइटमेंट में ना लें, बोरिंग है बट इसको अपने जीवन में उतारें तो आपकी एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ बन सकती है, एक अच्छा पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं है बट मेरी लाइफ तो अच्छी हो रही है, तो मुझे कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक बात। और भले हमें रोज जरूरत नहीं पड़ती है सर, लेकिन वो दवाई का डिब्बा तो घर में रखना ही पड़ता है, फर्स्ट एड वाला। उसके बिना कोई घर नहीं चलता होगा, चाहे भले उसमें डिटॉल ही है, रुई रखी हुई है, Absolutely. आपने पेन किलर रखा अब है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत सारी हैं आजकल। आपको रखना तो पड़ेगा ही घर में। तो बस SIP को भी आप उसी ढंग से समझिए, निवेश को भी समझिए। ये चलते चलते एक और बहुत शानदार एग्जाम्पल आपने दिया है। थैंक यू सो मच Thank सर, you आपने so इतना much. टाइम दिया। और उम्मीद मैं करती हूँ बहुत सारे सवाल आएंगे और उसका जवाब आगे जरूर मैं आपसे लूंगी। Thank you so धन्यवाद much. सर। Thank you, Shalini. Thank you for having me.